आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सभी टॉपिक हम लोग देखेंगे जो ऑलरेडी आपका PYQ में पूछा जा चुका है या फिर जो भी बोर्ड एग्जाम में आता है। और इसके अलावा एक गॉस लॉ होता है। गॉस लॉ के लिए अगर इस वीडियो में कंबाइन करेंगे तो एक 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो बन जाएगा। तो गॉस लॉ हम लोग अगले वीडियो में चेक करेंगे। ठीक है। और अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जरूरी नहीं है, वो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। तो आपको कोई भी टॉपिक यहाँ पे स्किप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका सिंबल होता है फाई। ठीक है, फाई। तो रफली एक बार देखते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्लियर है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, इसका SI यूनिट अगर चेक किया जाएगा, SI यूनिट, देन न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर कूलॉम ऊपर जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। इसका एक और SI यूनिट होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। अगर इसकी डायमेंशन फार्मूला की बात की जाए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल ML³ T⁻³ A⁻⁻1। ए का मतलब एम्पियर होगा, यहाँ पे एम्पियर के टर्म आएगा। और इसका फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल फाई A cos थीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इस फार्मूला को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, इन वेक्टर फॉर्म फाई इक्वल E.A। ठीक है, क्योंकि cos थीटा है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगा, यानी कि इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग। और ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ से आपके नीट में पूछा जाता है, ध्यान रखिए। यहाँ पे वेक्टर इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। ये मेन चीज इस पूरे फ्लक्स में है जो हमें पढ़ना है। क्लियर है। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing normally to a plane surface, यानी कोई भी प्लेन सरफेस है उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू से पता चलेगा। ठीक है। सपोज मान लेते हैं एक प्लेन है हमारे पास, एक फील्ड लाइन पास कर रहा है, और सेम प्लेन यहाँ पर है, और सेम प्लेन में 2 फील्ड लाइंस पास कर रहा है। ठीक है। तो यहां से फ्लक्स का वैल्यू सपोज φ1 और यहां से फ्लक्स का वैल्यू φ2। तो जिस प्लेन से लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगा उस प्लेन के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू ज्यादा आएगा। तो इस प्लेन के थ्रू 1 लाइन पास कर रहा है और इस प्लेन के थ्रू 2 लाइन पास कर रहा है। देन ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है φ2 इज ग्रेटर देन φ1। और यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो भी फील्ड लाइन पास करेगा सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर पास करना चाहिए। क्लियर हो रहा है। सपोज एक और प्लेन है हमारे पास, तो बट इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो यहां से जो फ्लक्स आएगा, क्योंकि फ्लक्स हमें कैसे मिलेगा, जब फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करेगा प्लेन के, इस फील्ड का 2 कंपोनेंट लिया जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे E cos थीटा। क्लियर हो रहा है। तो यहां से हमें जो टोटल E पास कर रहा है, सभी E का वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देगा, ओनली E का
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस थीटा से हमें एक्चुअल फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, इसको नोट करना है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन, एंड नॉर्मल टू द प्लेन। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम गलत हो जाता है थीटा का वैल्यू लेने में। ध्यान रखना है थीटा कौन सा एंगल होना चाहिए, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे जाएगा। ठीक है, ये प्लेन नॉर्मल हो गया ये। तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो थीटा होगा दैट विल बी द आवर थीटा, फाई इक्वल ये कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला थीटा नहीं लेना है, ध्यान रखना है दिस थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन। क्लियर है? इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल फॉर्मूला समझने बस से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। कई बार आपका क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, अगर आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन यहाँ पे थीटा का वैल्यू गलत होने के चांस हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो भी फील्ड लाइंस है नॉन प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलरली पास करना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलरली पास करेगा तभी वहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। कुछ हमारे पास एक प्लेन है टाइप से, तो इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, इस प्लेन का नॉर्मल कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और सपोज इस सरफेस का, प्लेन सरफेस का एरिया ए है। ठीक है, प्लेन सरफेस का एरिया ए है और यहाँ पे हमें फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 3 टर्म की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेन सरफेस से पास कर रहा है, एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस एंड थीटा। थीटा बहुत जरूरी है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमें दिख रहा है, सरफेस का एरिया भी मिल गया, देन कॉस थीटा, थीटा कौन सा लेना है यहाँ पे, थीटा शुड बी द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इस प्लेन का नॉर्मल ये वाला है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, देन हमारा थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, तो यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू हमें मिलेगा। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज एक प्लेन है हमारे पास, प्लेन है हमारे पास, इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल ऐसे जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन है जो नॉर्मल का डायरेक्शन है। थीटा का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इस नॉर्मल के, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन के अलोंग है, सेम डायरेक्शन है नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, ध्यान रखना नॉर्मल। तो प्लेन का नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा क्या मिलेगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? सपोज यहाँ पर भी प्लेन का एरिया ए हो गया, इस केस में फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा, फाइव इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और प्लेन का एरिया ए हो गया, ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो फ्लक्स इक्वल ई इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी प्रॉब्लम में हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, थीटा कितना होना है, थीटा आपको ध्यान रखना है, नोट कीजिए। चेक करते हैं,
हमारे पास, और इस प्लेन का नॉर्मल ये हो गया, ठीक है। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड वे में है, ठीक है। और इस प्लेन का एरिया ये हो गया। तो यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन, थीटा कितना फॉर्म हो रहा है 90, क्लियर है। तो यहाँ पे cos 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे, ई ए cos 90 डिग्री यानी कि 0 डिग्री, फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख भी रहा है क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन को क्रॉस कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, नहीं। जस्ट इसको, ये हमारा प्लेन रखा गया है और इसको ऊपर से नीचे ऐसे चला जा रहा है। तो फ्लक्स हमें कब मिलेगा, ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन सरफेस को क्रॉस करेगा, ठीक है, क्रॉस करेगा या फिर उसको पेनिट्रेट कर रहा है, क्लियर है। इसको नोट करना है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एक प्लेन है हमारे पास, एक प्लेन है हमारे पास, और इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे जा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे है। इन दिस केस, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लेन का एरिया अगेन ए हो गया। इन दिस केस, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एंगल 60 डिग्री with the plane, with the plane, the plane, then find flux, then find flux, ठीक है, find flux, ध्यान देना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के नॉर्मल के साथ 60 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के साथ 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यानी ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा प्लेन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, लेकिन हमें थीटा कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में थीटा कौन सा होना चाहिए, थीटा शुड बी द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन। बट क्वेश्चन में 60 डिग्री एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन, क्लियर हो रहा है। तो थीटा, थीटा एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है और हमारा थीटा हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 60 डिग्री इक्वल 30 डिग्री, क्लियर है। तो इस केस में फ्लक्स क्या मिलेगा हमें, फ्लक्स इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड ए कॉस 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 60 डिग्री नहीं होगा क्योंकि 60 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल है और हमें थीटा कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल, क्लियर है, नोट करना है। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल, ऑफ साइड एल मीटर, मीटर in the plane, in the plane of paper, in the plane of paper, placed in a uniform electric field, uniform electric field, uniform electric field acting along, acting along the same place, the same place at an angle theta, at an angle theta with the horizontal side,
with the horizontal side. Horizontal side of the square. The square as shown. डायग्राम इसका दिया गया है as shown. The electric flags linked to surface in unit of voltmeters. Option A EL square, option B L square cos theta, option C EL square sin theta, ऑप्शन डी 0. डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, एक स्क्वायर है, इसका साइड एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है. स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड. तो यहाँ पे डायग्राम देखने से क्या समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू E इंटू ए इंटू कॉस थीटा. क्योंकि स्क्वायर का साइड कितना है L, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया L इंटू L स्क्वायर, यानी कि EL स्क्वायर कॉस थीटा. ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है भी, लेकिन ये गलत है. ठीक है, ये हमारा गलत है. क्यों गलत है, यहाँ पे ध्यान दीजिए. A square surface of side L meter in the plane of paper is placed in a uniform electric field acting along the same place at an angle theta. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम लाइन पे है. सपोज मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है और इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है. तो क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन को क्रॉस कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है? नहीं. देन कोई भी फील्ड लाइंस अगर सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करेगा, वहां पे फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा. यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा. ठीक है, ऑप्शन डी. क्लियर है, नोट करना है. कैसे चेक कर सकते हैं आप लोग, ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन का नॉर्मल कैसे जाएगा, प्लेन का नॉर्मल ऐसे आएगा. क्लियर है, इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन, एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री. कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा. देन अगर फॉर्मूला के बेसिस पे चेक किया जाए, ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री. ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0, फाइनली फ्लक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है, पेनिट्रेट नहीं कर रहा है. तो जहां पे फील्ड लाइंस पास कर रहा है बट सरफेस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वहां पे फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा. एक छोटा सा टॉपिक और आता है एरिया वेक्टर का. एरिया वेक्टर में हमेशा डाउट होता है, और चूंकि फ्लक्स का फॉर्मूला एक है, फ्लक्स इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए. तो इसको समझने के लिए हमें एक टर्म आएगा एरिया वेक्टर, उसको समझना होगा. एरिया वेक्टर, तो जनरली कोई भी प्लेन सरफेस का एक एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे उस एरिया के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है. डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is specified normal to the plane. ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन. सपोज हमारे पास कोई प्लेन है इस टाइप से, और इसका एरिया हो गया ए. ठीक है, इसका एरिया ए. इस एरिया का डायरेक्शन अगर हमें देना होगा, तो डायरेक्शन देने के लिए एक यूनिट वेक्टर आता है जिसको एन कैप से डिनोट किया जाता है. एन कैप इज द यूनिट वेक्टर
और ये डायरेक्शन बताने का काम करेगा। तो सपोज इस प्लेन का एक नॉर्मल डायरेक्शन हो गया ये, ठीक है, और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर एन कैप दिया है, ठीक है। इस प्लेन का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप, यानी कोई भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर वे में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। सपोज एक दूसरा प्लेन है हमारे पास, इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, इस प्लेन का नॉर्मल ये होगा और इसका डायरेक्शन एन कैप हो जाएगा। सपोज इसका एरिया है ए, तो इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, ए एन कैप। क्लियर है, ठीक है, नोट करना है। ध्यान क्या रखना है, कोई भी एरिया है उसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा, कोई भी एरिया का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में उस एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा। एग्जांपल के लिए और एक प्लेन है 3 डायमेंशन में, एक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक है। एक प्लेन है हमारे पास इस टाइप से, ये प्लेन, ये सरफेस दिख रहा है ए बी सी डी, सपोज ये हमारा ओरिजिन हो गया ए बी सी, सरफेस ओ ए बी सी एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। सरफेस ओ ए बी सी लाई ऑन द एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, क्लियर है, एक्स जेड प्लेन। तो इस सरफेस का नॉर्मल कौन सा डायरेक्शन होगा, ऑब्वियसली एक्स इधर है और ये जेड बनाया गया है, जेड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है ना, जेड ऐसे है। तो ये प्लेन हमारा ऐसे हो गया, ये प्लेन ऐसे जाएगा और इस प्लेन का परपेंडिकुलर क्या आएगा, ऊपर जाएगा, क्लियर है। ऊपर में कौन सा डायरेक्शन है, वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस को डायरेक्शन देने के लिए जे कैप का यूज किया जाता है। सपोज इसका एरिया हो गया, इस सरफेस का एरिया ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर एरिया को डायरेक्शन के साथ लिखना है तो जे कैप लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया का परपेंडिकुलर जे कैप में जा रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इसको नोट कीजिए। ये पहला एग्जांपल था। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। एक सरफेस है, अभी सरफेस कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, लाई इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, ठीक है, आउटवर्ड होगा। तो आउटवर्ड में कौन सा डायरेक्शन है, ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर इस सरफेस के एरिया को लिखना है डायरेक्शन के साथ में, तो एरिया ए हो जाएगा और इसका डायरेक्शन अलोंग द जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन मतलब ये है, ठीक है, इसको नोट करना है। थर्ड एग्जांपल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, ध्यान रखना जेड एक्सिस हमारा ऐसे है, ठीक है। एक प्लेन है, एक सरफेस है, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, ठीक है, वाई जेड प्लेन, ये प्लेन ऐसे रखा गया है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और प्लेन वाई जेड प्लेन में लाई करता है, सरफेस वाई जेड प्लेन में लाई करता है। इस प्लेन का नॉर्मल क्या जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अगर इस सरफेस का एरिया लिखना है वेक्टर के साथ में, देन इसका डायरेक्शन होगा आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, नोट करना है। फोर्थ एग्जांपल, एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, एक क्यूब है हमारे पास, ये वाला सरफेस वन है, सरफेस वन, ये सामने वाला सरफेस टू हो गया। ठीक है, सामने वाला सरफेस टू हो गया। क्यूब है जिसका साइड ए हो। ठीक है, इसमें अगर हमें एरिया वेक्टर फाइंड करना है, सरफेस वन, सरफेस वन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्यूब है, सिक्स साइड है और सभी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। जितने भी साइड यहाँ पे दिख रहा है सभी साइड का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पीछे वाला साइड सरफेस वन, इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। कौन सी डायरेक्शन में है, अगेन इस सरफेस के नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वही इस एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, नॉर्मल हमेशा, अगर एक क्लोज सरफेस है देन नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड की तरफ होता है, इनवर्ड नहीं होता। ठीक है, आउटवर्ड की तरफ। तो ये प्लेन है, इस प्लेन का नॉर्मल क्या जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं ये अंदर जा रहा है, लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन क्या, मैं निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा हूँ, ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस है और इधर जाने का मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाने के लिए वहां पे माइनस आई कैप हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस टू, एरिया ऑफ सरफेस टू इक्वल, सरफेस टू का एरिया भी ए स्क्वायर ही होगा बट इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नॉर्मल क्या जाएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा, यानी कि प्लस आई कैप। ये हमारा एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में हो सकता है एंड एरिया 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 भी वेक्टर के फॉर्म में हो सकता है। देन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर फॉर्म में दिया गया है देन कैसे हम फाइंड करेंगे, इस तरह से फाइंड करेंगे। एरिया को वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। ठीक है, नोट करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड फाइंड टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स through the cylinder, through the cylinder as shown in figure, as shown in x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस। एक सिलेंडर है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिलेंडर के अक्रॉस टोटल फ्लक्स फाइंड करने का मतलब सरफेस नंबर वन हो गया, सरफेस नंबर वन, सरफेस नंबर टू और कर्व सरफेस, सरफेस नंबर थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स थ्रू सरफेस वन प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस टू प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस थ्री। क्लियर है, वन बाई वन यहाँ पे फाइंड करेंगे, 5 1 5 2 5 3 का वैल्यू कितना होगा ध्यान रखना है। यहाँ पर एरिया वेक्टर इंपॉर्टेंट हो रहेगा। यहाँ पे जो सरफेस है सरफेस टू, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस सरफेस टू का नॉर्मल का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन ऐसे जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है बट कर्व सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, कर्व सरफेस का नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है,
तो नॉर्मल टू द सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री। क्लियर है। फाई वन, फाई इक्वल, फाई वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों सरफेस के लिए सेम है, एरिया इन दो सरफेस के लिए सेम है। ठीक है, फाई वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, प्लस फाई टू सेकेंड सरफेस के थ्रू फ्लक्स ई ए कॉस 0 डिग्री, प्लस फाई थ्री यानी कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए डैश मान ले रहा हूं, सपोज कर्व सरफेस का एरिया है ए, इंटू कॉस 90 डिग्री, इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ठीक है, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रहा है, कर्व सरफेस को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, तो इस कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। जो भी फ्लक्स हमें मिलेगा इस सरफेस के थ्रू मिलेगा और इस सरफेस के थ्रू मिलेगा। ठीक है, cos 180 के वैल्यू -1 होगा, ई ए इंटू -1 प्लस ई ए, cos 0 1 हो जाएगा, ये दोनों टर्म कट हो जाएगा, इक्वल 0। ठीक है, नोट करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप, calculate the electric flux, calculate the electric flux through a surface, through a surface, through a surface of area 20 units, of area 20 units in yz plane, in yz plane, ध्यान देना है। डायग्राम यहाँ पे दिया नहीं गया है, डायग्राम आपको खुद से समझना होगा, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, एक सरफेस एरिया है तो वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन ये हो गया, वाई जेड प्लेन ये हो गया। सरफेस का एरिया तो दिया गया है 20 यूनिट्स, बट इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि जेड एक्सिस ऐसे जा रहा है तो प्लेन हमारा ऐसे है, इस प्लेन का नॉर्मल अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप, यानी कि ये जो एरिया दिया गया है 20 यूनिट, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा आई कैप, ये हमारा अब एरिया वेक्टर के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, समझना है। तो डॉट प्रोडक्ट को समझने के लिए सपोज हमारे पास वेक्टर ए इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी इक्वल 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k। सपोज दो वेक्टर हमारे पास है और इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का आई कंपोनेंट वेक्टर बी के आई कंपोनेंट का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 3 प्लस वेक्टर ए का जे कंपोनेंट वेक्टर बी के जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो ए का जे कंपोनेंट 3 है और बी का जे कंपोनेंट -1, तो 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3 प्लस ए का के कंपोनेंट बी का के कंपोनेंट, ए का के कंपोनेंट 1 है, बी का 2 है, 1 इंटू 2। ठीक है, इक्वल 2 3 6 -3 प्लस 2
3 + 2 = 5। तो यहां पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कितना है, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्योंकि एरिया कितना है वेक्टर फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट एरिया हो गया 20i कैप, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का I कंपोनेंट 6 है और एरिया का I कंपोनेंट 20 है, तो 6 × 20 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का J कंपोनेंट 3 है और एरिया का J कंपोनेंट नहीं है, मतलब 0 हो गया, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का K कंपोनेंट 4 है और एरिया का K कंपोनेंट नहीं है, मतलब 0। ठीक है, इक्वल 6 × 20 120 प्लस 0 इक्वल फाइनली 120 वोल्ट मीटर फ्लक्स का यूनिट होगा ये। अब फिर जरूरी ये है, अगर कोई भी एरिया दिया गया है, किसी भी प्लेन में लाई कर रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नोट करना है। if the electric field if the electric field is given by if the electric field is given by vector E equal 8i cap plus 4j cap plus 3k cap Newton per coulomb, calculate the electric flux through a surface of area 100 meter square lying in the xy plane। तो मुझे लग रहा है इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके सॉल्व कर सकते हैं इसको, और मेरे आंसर के साथ मैच करिए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, प्लेन एक्स वाई, सरफेस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन ये हो गया। ठीक है, एक सरफेस है जो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। इसका एरिया गिवन है 100 मीटर स्क्वायर। इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, ये सरफेस हमारा ऐसे रखा गया है एक्स वाई प्लेन में, और इस सरफेस का नॉर्मल अलोंग द जेड एक्सिस आएगा, अलोंग द जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग के कैप यूज किया जाता है। तो एरिया वेक्टर फॉर्म में कितना आ गया, 100 के कैप। ठीक है, नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई इक्वल वेक्टर ई 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट एरिया 100k कैप इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड का I कंपोनेंट 8 है और एरिया का I कंपोनेंट नहीं है, मतलब 0 हो गया। तो 8 × 0 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का J कंपोनेंट 4 है और एरिया का J कंपोनेंट नहीं है, मतलब 0 है यहाँ पे। 4 × 0 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का K कंपोनेंट 3 हो गया और एरिया का K कंपोनेंट 100 है। 3 × 100 0 प्लस 0 प्लस 3 × 100 300। तो फाइनल आंसर 300 वोल्ट मीटर। क्लियर है। तो फ्लक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ से भी आपका नीट में प्रॉब्लम पूछा जाता है। ठीक है।